operating system, and we have discussed about the functionality of operating system. We are done with the various comparisons between assemblers, compilers, interpreters, and operating system. And moving on to next, let's start the discussion with overview of operating system. So today we'll be discussing evolution of operating system. Operating system के वर्जन्स हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, क्या क्या वेरिएट्स रहे हैं ओवर द टाइम, कहाँ से शुरू हुआ था जो फर्स्ट वर्जन था, और इसमें कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट्स और एनहेंसमेंट आती रही, और किस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म ओवर द टाइम चेंज करते रहे. So moving on to next, let's first discuss about the various needs of operating system. Why actually operating system is required? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, व्हाट डू यू फील, हमें क्यों जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की? सो वी हैव डिस्कस्ड कि ये एज अ इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन हार्डवेयर and applications or users. So how it is important, or what actually the need of operating system? Anyone can speak up, or you can drop your revert over chat box. Yes, Purvi, Gundeep, anyone can speak up. What actually the need of operating system? मैम यूजर के लिए मैम इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना हार्डवेयर से. सो किस तरह से कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है? मैम इंटरफेस मिल जाता है. सो इंटरफेस क्या कर रहा है आपका? मैम अलग अलग फंक्शंस को मैम हमने यूज करना है, उसके लिए मैम इजी कर देता है. जैसे मैम कोई भी आदमी हो मैम, उसे कंप्यूटर आता भी नहीं, वो मैम आइकन्स वगैरह देखता है, नेम से लिखे हुए देखता है, उसको पता चल जाता है ये चीज क्या काम करती है, क्या करती है. ठीक है बच्चे. सो इट इज एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट टू वर्क विद अ हार्डवेयर और ड्राइव्स while we are having operating system. So let's suppose कि हमारे पास सिस्टम में विंडोज ही नहीं है, मैक ही नहीं है, फोन में एंड्रॉयड ही नहीं है. सो हम एक्सेस कैसे करेंगे? हमें मेमोरी स्लॉट्स एक्सेस करने हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या स्टोर करवानी है, स्पीकर्स यूज करने हैं, माइक्रोफोन्स यूज करने हैं, या हार्ड ड्राइव यूज करनी है. सो ये सब हम कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कंप्यूटर्स को कि कैसे काम किया जाए? इधर वी कैन इंस्ट्रक्ट इन मशीन लैंग्वेज, जीरोस वंस में या स्काई कोड में हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो फिर हमारे लिए फिजिबल नहीं है. हमें इतने बड़े बड़े कोड्स याद रखने पड़ेंगे, वी हैव टू मेमोराइज ऑल. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? बेसिकली हमें एक ईज प्रोवाइड कर रहा है. हम जो भी करना चाह रहे हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस को लेके उनको ट्रांसलेट करता है, उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और ड्राइवर्स को, रिसोर्सेज को, जितने भी पैराफिरल हैं, कंप्यूटर पैराफिरल, उनको इंस्ट्रक्ट करता है मशीन लैंग्वेज में कि कब उसने क्या काम करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगी, कौन सा डेटा कहाँ से फेच करना है. ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है. So it provides a high level abstraction of physical resources. So abstraction means it is hiding something, hiding as in यूजर को जो जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको बस उतनी ही दिखाई जाए, और डीपर जो इंफॉर्मेशन है, डीपर कोड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यूजर को. यूजर को कुछ लेना देना नहीं है कि क्या बैकएंड पे मैकेनिज्म्स फॉलो हो रहे हैं, किस तरह से प्रोसेसर स्विचिंग हो रही है, कहाँ से मेमोरी स्लॉट्स पिक किए जा रहे हैं. मैकेनिज्म उसके इंटरेस्ट के नहीं है. उसको क्या चाहिए कि इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करनी है. सो इट विल इंस्ट्रक्ट कि ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाए. कहाँ स्टोर करनी है, उसको कितनी स्पेस प्रोवाइड करनी है, कहाँ से मेमोरी एलोकेट करनी है, डी एलोकेट करनी है, ये सारा मैकेनिज्म सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है.
ठीक है. सो इट इज काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन. यूजर को जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन, उतना डेटा दिखाया जाता है, बैक एंड मैकेनिज्म में नहीं इन्वॉल्व किया जाता. ठीक है. सो इट एनेबल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम. सो इससे हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली यूजर काम अपना कर सकता है, बट वो काम कैसे हो रहा है उसको बॉदर करने की जरूरत नहीं है. मोर ओवर इट अनेबल्स पोर्टेबल कोड्स. पोर्टेबल एज इन आपके जो कोड्स हैं, जितने भी आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, आप अलग अलग सिस्टम्स में स्विच कर सकते हो. सपोज आपने किसी में डेवलप किया है, किसी और में स्विच करना चाहते हो, वो बहुत ईजी हो जाएगा इफ यू आर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है. एंड नेक्स्टली इट इज very much efficient while we are working with operating system. So how it is efficient? It shares like limited or expensive physical resources. हमारे पास resources जितने भी हैं हम उनको efficiently use कर सकते हैं by providing switching. हमारे पास CPUs हैं, printers हैं, input output devices हैं. हो सकता है कि टास्क को एक ही टाइम पे सारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, तो हम उसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग दिलवा सकते हैं. वो स्विचिंग कैसे होती है, ये क्या मैकेनिज्म है, ये हम बहुत डिटेल में करेंगे, बट हम स्विचिंग कर सकते हैं बिटवीन वेरियस टास्क और वेरियस प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ताकि कोई भी हमारा रिसोर्स किसी भी टाइम पे आइडल ना रहे, फ्री ना रहे. हम हर टाइम किसी ना किसी रिसोर्स पे कोई ना कोई काम कर रहे हो. अब ये मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह होता है, ये हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे. फाइन. So these are the two prior needs of operating system. Then moving on to next, we are having various objectives of an operating system. So what actually are the goals or the objectives of operating system? Firstly, it hides details of hardware by creating abstraction. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में यूजर्स को नहीं लेके जाते, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है. हार्डवेयर के रिलेटेड जो भी उसकी मशीन लैंग्वेज है, कोड्स है, वो हम यूजर को प्रोवाइड नहीं करते. एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, यूजर लैंग्वेज जो है, यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस जो है, वो क्या आ रही है उससे मशीन्स को कुछ लेना देना नहीं है, हार्डवेयर को नहीं लेना देना, उसको मशीन कोड से मतलब है. सो वो कोड कन्वर्जन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है. सो इट इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ abstraction between both user as well as hardwares. Then we have to allocate resources to processes. So किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ये सारी एलोकेशंस, डिसीजन मेकिंग, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. तो अगर हम मल्टीपल प्रोसेसेस की बात करें, लेट्स से मल्टीपल प्रोसेसेस वी हैव, आप एक ही काम पे मल्टीपल टास्क कर रहे हो, अलग अलग ऑपरेशंस कर रहे हो परफॉर्म. हो सकता है कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो वर्ड का, जिसमें कुछ डेटा फेच करना है या उस डॉक्यूमेंट को कहीं स्टोर करना है, तो आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, साइड बाय साइड आप सॉन्ग सुन रहे हो. ठीक है. सो ओवरऑल सिस्टम जो है उसको दोनों चीजों में काम करना पड़ रहा है. तो कब किस चीज को प्रोसेसर देना है, कहाँ से देना है, वो डेटा कहाँ से फेच करना है, ये सारे डिसीजंस एलोकेशन डी एलोकेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखते हैं. Then the third objective of operating system is to provide pleasant and effective user interface. So pleasant and effective user interface as in अगर लेट्स से आपकी विंडोज इस तरह की है कि आपको आइकन समझ ही नहीं आ रहे, या आप कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ और इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बट ट्रांसलेशंस कुछ और हो रही हैं और आपकी प्रोसेसिंग कुछ और तरह की हो रही हैं. तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा तो यू विल फील वेरी क्लमजी, आप कंफ्यूज फील करोगे, या इसको हैक्टिक फील करोगे. जैसे let's take an example of window vista, they are not that successful. जैसे कि हमारी windows 7 या 10 सक्सेसफुल रही है, window vista was not that successful. क्यों? क्योंकि उसकी लुक एंड फील जो थी, उनके GUIs जो थे वो यूजर फ्रेंडली नहीं थे.
दो सम पीपल आर वर्किंग ऑन विंडो विस्टा बट स्टिल उनमें उसकी पॉपुलैरिटी उतनी वास्ट नहीं रही है. तो इसी तरह से ही हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो उतने यूजर फ्रेंडली नहीं हैं या जिनमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोड्स जो हैं वो यूज होते हैं. स्टिल यूजर को वर्क करना पड़ता है कोडिंग के लिए या प्रोग्रामिंग के लिए या मैनुअल इंस्ट्रक्शंस रहती हैं. सो एनवायरनमेंट जो है दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली. अगर ईज रहेगी यूजर्स के लिए तो ऑब्वियसली यूजर्स उसको अडेप्ट भी करेंगे. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, we are having two views of operating system. हमारे पास ओवरऑल सिस्टम को देखने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दो तरह के व्यूज रहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है. द वन इज यूजर व्यू एंड द अदर वन इज सिस्टम व्यू. सो लेट्स सी दोनों व्यूज क्या हैं एक्चुअली. if we are talking about user view of computer system, it varies by the interface being used. किस तरह का इंटरफेस यूज हो रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हम यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है. देन सिस्टम है डिजाइन फॉर वन यूजर to monopolize its resources, to maximize the work that users is performing. So operating system is designed to ease the user. किस तरह का ग्राफिकल इंटरफेस उसको मिल रहा है और वो उसके लिए कितना इजी है उस पर काम करना, दैट इज मोर of concern while when we are talking about user view. Moreover, users which access same computer through other terminals share resources and exchange information. So the operating system is designed to maximize resource utilization to ensure that all available CPU time, memory, and input outputs are used efficiently and that no user takes more than fair share. So if अगर हम resources को share कर रहे हैं तो सारे जितने भी resources हैं वो सब में equally divide होने चाहिए. अब इक्वली हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इधर वी कैन मूव विद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसको जॉन सी जरूरत है हम उसको वो प्रोवाइड कर देंगे. बट उस सिनेरियो में प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर दोनों यूजर्स को एक ही रिसोर्स चाहिए तो हम कैसे करेंगे? सो उसके लिए हमारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जो हम फॉलो करते हैं. लाइक वी आर हैविंग टाइम शेयरिंग सिनेरियो. हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिसोर्सेज दे देते हैं यूजर को. लेट से हम डिवाइड कर लेंगे, दोनों 5-5 मिनट काम कर सकते हैं. अगर दोनों 5 मिनट काम कर सकते हैं, एक 5 मिनट उस रिसोर्स को रखेगा, अपना काम करेगा, उस टाइम में उसकी प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है. अदरवाइज वो रिसोर्स उससे लेके दूसरे यूजर को दे दिया जाएगा और वो 5 मिनट के लिए यूज करेगा और जो पहले वाला यूजर था फिर वेट करेगा उतनी देर, ताकि जब उसकी टर्न आए बाकी प्रोसेसिंग वो तब करेगा. सो इन अ वे वी आर हैविंग फ्यू ऑफ द मैकेनिज्म फॉर स्विचिंग एज वेल, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. So when we are talking about system view, जब हम system view की बात करते हैं, so system view point में हम क्या चीजें देखते हैं? The computer, the operating system is the program that is most intimate with the hardware. हमने पहले भी डिस्कस किया है, operating system is more closer to hardware. ठीक है, यूजर इंटरैक्शंस प्रोवाइड नहीं करता बट इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से. तो इसमें बेसिकली ये मैनेज करता है रिसोर्सेज को एंड एक्ट करता है एज अ रिसोर्स एलोकेटर. कौन सा डिवाइस किसके पास कब जाएगा ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं कंप्यूटर्स व्यू पॉइंट में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो एक्ट एज कंट्रोल प्रोग्राम. So it controls execution of programs to prevent error and improper use of computer. So efficient use करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है कि कौन सा रिसोर्स किसके पास कितनी देर के लिए जाएगा और किसको देना है या नहीं देना. हमारे पास प्रायोरिटी स्विचिंग भी होती है. अगर लेट से आप ऑलरेडी कुछ एग्जीक्यूशंस में रिसोर्सेज को लगा चुके हो, इमीडिएटली कोई अर्जेंट वर्क आ गया तो आप प्रायोरिटाइज करोगे उस काम को, उस टास्क को, और स्विचिंग करोगे रिसोर्सेज की उस तरफ. तो ये हम बहुत डिटेल में आगे करेंगे. सो आई एम जस्ट ओवरव्यूइंग द थिंग्स फॉर राइट नाउ. So let's move on to our code
topic of today. So let's discuss how operating system have evolved, evolution of operating system. So जैसे जैसे सिनारियोज चेंज हुए हैं वैसे वैसे ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हमारे वर्क स्टाइल्स भी चेंज हुए हैं. So firstly we had serial processing. So serial processing में what we were having, जीरोज और वन बाइनरी कोड्स के साथ काम करते थे मशीन लैंग्वेज के साथ, जो ऑब्वियसली यूजर फ्रेंडली नहीं थी बट मशीन फ्रेंडली थी. उसमें क्या था कि हमें इंस्ट्रक्शंस जो है पंच कार्ड के थ्रू पंच करनी पड़ती थी इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस, और वो हम इंसर्ट करते थे अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में. देन हमारे इनपुट डिवाइसेस या लाइक पेपर टेप्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर असेंबलर, उनमें हम पंच करते थे जो भी हमें काम पर्टिकुलर टास्क करवानी होती थी, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज अलॉट होते थे, विच इज क्वाइट नॉट यूजर फ्रेंडली प्रोसेस. So here the process of development and preparation of program in such environment is very slow and cumbersome as well due to serial processing and numerous manual processing. हर चीज हमें खुद इंस्ट्रक्ट करनी पड़ती थी और खुद लाइक मैनुअल इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था. मोर ओवर सीरियल प्रोसेसिंग में एक टाइम पे एक ही टास्क पे काम होता था, आप स्विचिंग नहीं कर सकते थे, एंड मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ये सिनेरियोज नहीं थे आपके पास. देन when moving on to 2002 to 2003 or 4, we had a concept of batch processing. तो बैच प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है, इट इज मोर ऑटोमेटेड. ठीक है, इसमें नो डाउट ऑपरेशन जो है वो सीक्वेंस में ही होते हैं, बट थोड़ा ऑटोमेशन इसमें प्रोवाइड किया गया है. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ग्रुपिंग कर लेता है, बैचेस बना लेता है सिमिलर टास्क के. जैसे इनपुट ऑपरेशंस आए, सीपीयू बेस्ड ऑपरेशंस आए, सो उनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर लेगा, बैचेस बना लेगा. सो एक टाइम पे एक ही बैच चलेगा, इधर इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले टास्क आए होंगे वो सारे एक बार चला देगा, देन सीपीयू वाले सारे एक बार चला देगा, रादर देन स्विचिंग फ्रॉम आईओ टू सीपीयूज ऑल द टाइम. एक बार में हमारे रिसोर्सेज जो है उनको कैटेगराइज कर लेगा या प्रोसेसिंग टाइम वाइज कैटेगराइज कर लेगा. सो इट इज मोर इनटू बैचिंग, टास्क की ग्रुपिंग कर देता है और एक ग्रुप को एक ही बार में सारे उसके अंदर जितने टास्क हैं उनको चलाया जाता है. So this is how batch processing is done. So let's say मेरे पास एक COBOL प्रोग्राम आया है और एक Fortran प्रोग्राम आया है, उसके बाद फिर एक COBOL प्रोग्राम आ गया है. So rather than कि मैं पहले COBOL चलाऊं फिर Fortran चलाऊं और फिर COBOL चलाऊं, I will prefer कि इनकी ग्रुपिंग कर दी जाए. एक बार मैं जब भी एग्जीक्यूशन करूंगी दोनों COBOL प्रोग्राम्स की एक ही बार कर दूंगी, देन फोर्टन की करूंगी, क्योंकि उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसकी लाइब्रेरी लोडिंग लिंकिंग प्रोसीजर्स अलग होंगे और कोबल के अलग होंगे और फोर्टन के अलग होंगे. सो इसी तरह ही मैं बैचेस बना के उसमें जितने टास्क होंगे जितने प्रोग्राम होंगे वन गो में उसको एग्जीक्यूट करवा दूंगी. सो दिस इज हाउ बैच प्रोसेसिंग वर्क्स. देन मूविंग ऑन टू मल्टी प्रोग्रामिंग. So मल्टी प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास इट इज लाइक एन ऑटोमेटेड जॉब सीक्वेंस प्रोवाइडिंग बाय अ सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. काम इसमें सीक्वेंस में ही होता है और ऑटोमेटेड जॉब्स ही होती हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है. बट द ओनली थिंग इज कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है कि हमारा प्रोसेसर काफी टाइम के लिए आइडल हो गया है, फ्री है. जैसे मेरे पास एक बैच आ गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का, तो उनमें मेरा सारे प्रोसेसिंग टाइम जा रहा है, बट उस टाइम पे मेरा सीपीयू फ्री बैठा हुआ है. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए आपको डिस्प्लेस की जरूरत है या मेमोरीज की जरूरत है इंफॉर्मेशन स्टोर या रिट्रीव करने के लिए, बट सीपीयू इन्वॉल्वमेंट या प्रोसेसर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी लो.
और मोर ओवर आपके आईओ प्रोसेसेस जो होते हैं ये काफ़ी स्लो होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं. सो इसका बैलेंस बनाने के लिए कि किसी टाइम पे कोई भी रिसोर्स फ्री ना रहे, आप उसको किसी और टास्क में एंगेज कर दो. तो हमने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. जैसे आपके कुछ जॉब्स हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के हैं, आप उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दोगे. कुछ जॉब्स जो हैं आपके प्रोसेसर बेस्ड हैं, आप उनको वो असाइन कर दोगे. सो साइमल्टेनियसली हमारे दोनों तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. एंड इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट हैज बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम and to support multiple simultaneous interaction between users and terminals. And lastly, we are having nowadays, which we are into, is time sharing system. So the current operating system what we are into is time sharing. So with the use of like multi programming, batch processing can be quite efficient. So however, for many jobs it is desired to provide a mode in which the user interact directly with the computer. So here the technique here refers to as time sharing because processor time is shared among multiple user. हम थोड़े थोड़े टाइम स्पैन के लिए सब में डिवाइड करेंगे प्रोसेसर को. डिवाइड एज इन ये जो अलॉटमेंट होती है बहुत मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स की होती है, जिससे कि हमें नहीं पता चलता कि सीपीयू हमारा कौन सी टास्क के पास है और कितने टाइम के लिए है. सो क्या होता है कि जैसे लेट्स से क्यू में आपके पास 5 टास्क है पड़े हुए. तो टाइम शेयरिंग में मैंने 2-2 सेकंड सारे टास्क को दे दिए हैं. तो 2-2 सेकंड्स के लिए सारे टास्क एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद स्विचिंग हो जाएगी. फर्स्ट चलेगा 2 सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट के पास चले जाएगी और फर्स्ट वाले की जो प्रोसेसिंग है वहीं पे ही हॉल्ट हो जाएगी. देन सेकंड के पास जब प्रोसेसर जाएगा उसकी 2 सेकंड के लिए प्रोसेसिंग हुई, देन थर्ड के पास चला जाएगा. इसी तरह ही 5 के 5 की एग्जीक्यूशन होगी 2-2 सेकंड के लिए और फिफ्थ के बाद दोबारा मेरा कंट्रोल आ जाएगा फर्स्ट टास्क के लिए. सो उसने टास्क जहां एग्जीक्यूशन छोड़ी होगी वहीं से ही एग्जीक्यूशन दोबारा से शुरू होगी आपकी. फिर वो 2 सेकंड के लिए काम करेगा, फिर नेक्स्ट के पास कंट्रोल चला जाएगा. तो इसी तरह ही कॉन्टेक्ट स्विचिंग हम करते हैं. तो ये स्विचिंग जो है बहुत माइन्यूट सेकंड्स में होती है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते. So this is how we are actually evolved with operating system. So ये हमारी कैटेगरीज हैं जैसे जैसे हमने अपग्रेडेशन की है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. Then apart from this, we are having various types of operating system. And I think we are going short of time. And ये टॉपिक अगर शुरू हुआ तो फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा. सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट आस्क द क्वेरीज. अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हो. एंड वी विल कंटिन्यू विद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर नेक्स्ट सेशन. सो this is all for today's discussion and we'll be continuing with the session with type of operating system in next class. So whosoever is having any kind of query may ask the questions over here.